हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो बिहार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर के हम बात करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार राज्य में बहुत ही बड़े पैमाने पे जो है सहायक अध्यापक यानी शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है और उसका जो है सिलेबस भी जो है बिल्कुल जारी कर दिया गया है। अगर बात आप सिलेबस की करते हैं तो जहाँ पे 100 अंक का जो है यानी 100 प्रश्न आपका जो है सामान्य अध्ययन से जुड़े सवाल होंगे यानी प्रश्न होंगे, और उसके अंतर्गत देखा जाए तो पर्यावरण और पर्यावरणीय भूगोल, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पर्यावरणीय भूगोल है या पर्यावरण है काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो यहाँ से निश्चित रूप से साथियों क्वेश्चन बनता है। इस वीडियो के अंतर्गत हम वहीं पे उसी पॉइंट पे बात करेंगे और वो भी पर्यावरण का जो पहला अध्याय है। करीब करीब 5, 7, 8 ऐसे टॉपिक हैं, यदि उन्हें अच्छे से तैयार कर लिया जाए तो फिर इसके बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं साथियों। चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण को लेके हो, चाहे आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट को हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग को लेके हो, चाहे हॉट स्पॉट को लेकर के हो, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के हो। इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग डिस्कस करेंगे साथियों वो पर्यावरण का जो पहला टॉपिक है, जिसे पर्यावरण तथा सतत विकास या सतत विकास को ही गाढ़ी विकास के नाम से जाना जाता है, जो आज के डेट में पर्यावरण का एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है साथियों। तो यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन बनता ही है और यहाँ जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार ये आपके दोहराए हुए क्वेश्चन हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन को बस एक बार इसको समझ लेना है और इसका जो है आपको नोट बना लेना है। जो भी क्वेश्चन आएगा लगभग अगर इस टॉपिक से आएगा, इस अध्याय से आएगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से आने वाला नहीं है। सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं से इसके अंतर्गत ही आपको मिल जाएंगे। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथियों वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहाँ पे बात हो रही है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना। देखिए, भारत में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में जो है बनाया जाता है। तो ये बहुत गौर करने की बात है कि पर्यावरण को आखिरकार संरक्षित करने के लिए आपके देश में कानून जो बना, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना। 1986 में। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले जो है एक कानून बना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो यह भी बहुत ज़्यादा पूछता है। हालांकि वन्य जीव संरक्षण वाले टॉपिक में इसे पुनः बताया जाएगा, लेकिन वन्य जीव संरक्षण जो कानून बना यानी वन्य प्राणियों को संरक्षित करने के लिए जो कानून आपके देश में बना वो 1972 में बनता है। और एक बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है सवाल टाइगर परियोजना, तो टाइगर परियोजना जो हुई वो वन्य जीव संरक्षण 1972 में बनता है कानून, और उसके जस्ट बाद जो है 1973 में टाइगर रिजर्व यानी टाइगर को संरक्षित करने के लिए एक जो है टाइगर परियोजना जो है बनाई जाती है, जो 1973 में भारत में बनती है। और एक क्वेश्चन और आपको तैयार रखना है, वो ये है कि भारत का जो है टाइगर वाला राज्य किसे बोला जाता है, यानी भारत का वो कौन सा राज्य है जिसे टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वो मध्य प्रदेश है। साथियों, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है वो ये है कि पर्यावरण के घटक। तो देखिए, जहाँ पर पर्यावरण की बात की जाती है यानी इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं, तो देखिए पर्यावरण के देखा जाए तो खास करके दो ही घटक हैं, एक बायोटिक होता है और एक एबायोटिक होता है। एक आपका जीवी घटक यानी जैविक घटक एवं अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत समस्त जीव जगत आ जाता है और अजैविक घटक के अंतर्गत आपका जैसे जल हो गया, प्रकाश हो गया, ऊर्जा हो गई, वायु हो गया, धूल, यानी ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ इस टाइप से भी आपसे घुमा के आएगा कि पर्यावरण के घटक हैं जीवी घटक, अजैविक घटक
भू आकृति घटक और सभी। तो जब भू आकृति घटक भी आएगा, यानी भू आकृति जो घटक हैं यह भी इन्वायरमेंट के अंतर्गत ही हम इसका अध्ययन करते हैं। तो तीनों जब आएगा तो आप उपरोक्त सभी को टिक करेंगे, इतना ध्यान में रखना है। नहीं तो वैसे खास करके बायोटिक एवं एबायोटिक यानी जैविक घटक और अजैविक घटक होते हैं, लेकिन यदि ये आएगा तो आप जो है सभी करेंगे। आगे जैसे बात की जाती है कि वास्तव में पर्यावरण क्या है, तो देखिए पर्यावरण के अंतर्गत देखिए हम लोग भौतिक यानी भौतिक पर्यावरण, अगर देखा जाए तो जैविक यानी भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित है। कहने का आशय है कि पर्यावरण के अंतर्गत हम लोग इन सभी का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत हमारा भौतिक जगत, जैविक जगत यानी जैव जगत, भौतिक जगत और सांस्कृतिक यानी हमारे पर्यावरण के अंतर्गत हमारा सांस्कृतिक यानी हमारा जो कल्चर है वह भी इसके अंतर्गत यानी पर्यावरण के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इनकी सभी की अंतः क्रियाओं से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं ये इन्हीं का हम पर्यावरण के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपका क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि धाड़ी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर्गत पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। देखिए आता है कि जो धाड़ी विकास है वो आखिरकार किससे रिलेटेड है। पहले तो ये माइंड में डाउट अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि धाड़ी विकास कहा जाए चाहे सतत विकास कहा जाए, बात एक ही है और इसी को जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भी नाम से जाना जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि आखिरकार धाड़ी विकास के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं, यानी यह जो मुद्दा आया, यह जो ज्वलंत मुद्दा आया, यह जो विषय आया, ये क्या है। तो इसमें यही है कि हम इसके अंतर्गत जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि आपका क्वेश्चन इससे संबंधित भी बनेगा, तो हम जो है धाड़ी विकास के अंतर्गत केवल हम जो है प्राकृतिक संसाधन जो हमारे हैं यानी जो भी प्राकृतिक संसाधन हमारे प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, चाहे वो कोयला हो, पेट्रोलियम हो, जल हो, जो भी जितने भी हमारे जो है प्राकृतिक संसाधन हैं इनका इस प्रकार से आप उपयोग करिए, सदुपयोग करिए, ताकि जो है आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसके लिए भी इसे संरक्षित किया जा सके, यानी आने वाली जो आपकी अगली जनरेशन है वह भी इसका उपयोग कर सके। ऐसा नहीं कि आप इतना ज़्यादा दुरुपयोग कर दीजिए कि आपकी जो अगली आने वाली पीढ़ी है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा विषय है। तो देखिए, तो वही यहाँ पे बात की जा रही है कि धाड़ी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में, भाई जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का जो अंतर है, अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। यानी यह जो विषय है, यह जो मुद्दा है, यह बहुत ही जो है संवेदनशील मुद्दा है। यह एक बहुत बड़ा संवेदना का विषय है कि भाई जो पीढ़ीगत जो आने वाली पीढ़ी है ऐसा आप सदुपयोग करिए प्राकृतिक संसाधनों का कि आगे आने वाली पीढ़ी जो भावी पीढ़ी है वह भी जो है सुरक्षित एवं संरक्षित रह सके, उसके पास भी प्राकृतिक संसाधनों का पर्याप्त भंडार रहे। देखिए इसके विषय में 1987 में जो है ब्रेंट लैंड नामक जो है व्यक्ति ने इस धाड़ी विकास के ऊपर इन्होंने इसके संबंध में जो है घोषणा की थी। यह भी पूछा जा सकता है। तो ब्रेंट लैंड 1987। आगे बढ़ते हैं, धाड़ी विकास के लिए आवश्यक तत्व है। भाई जो धाड़ी विकास है इसके अंतर्गत क्या क्या आवश्यक तत्व हैं, यानी धाड़ी विकास के क्या आवश्यक तत्व हैं, किन विषयों के बारे में हमारा धाड़ी विकास संवेदनशील है। तो किसके विषय में संवेदनशील है? पहली बात तो जैव विविधता का संरक्षण। बहुत ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता, देखिए जैव विविधता के ऊपर भी हमने वीडियो पहले से बना रखी है, आप जाके वहाँ भी जैव विविधता के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आप बड़े आराम से जा कर के वीडियो देख सकते हैं। तो जैव विविधता का संरक्षण है और प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण। जो पर्यावरण प्रदूषण है उसका नियंत्रण करना एवं जो है
उसे नियंत्रण एवं उसकी रोकथाम करना, दोनों पे बात करता है धाड़ी विकास। धाड़ी विकास ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा आप प्रदूषण फैला दीजिए कि आगे आने वाली पीढ़ी जो है कुछ शुद्ध हवा न मिल पाए। और आगे है निर्धनता को घटाना, तो धाड़ी विकास के अंतर्गत गरीबी को मिटाना, गरीबी को कम करना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, यह भी धाड़ी विकास के अंतर्गत आता है। तो अगर ये तीनों चीजें हैं तो आप उपरोक्त सभी को टिक करिएगा। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि धाड़ी विकास का आवश्यक तत्व क्या है, यानी धाड़ी विकास के लिए क्या आवश्यक तत्व है या क्या आवश्यक है। तो जैव विविधता का संरक्षण करना, प्रदूषण की रोकथाम करना एवं जो है नियंत्रण करना, निर्धनता को घटाना, ये सारे जो है इसके आवश्यक तत्वों में आता है किसके, धाड़ी विकास के। अब आगे धाड़ी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ये कहा जा रहा है कि भाई जो धाड़ी विकास है, जो अंतर्गत जो पीढ़ीगत जो संवेदनशीलता किसका विषय है, कहता है देखिए प्राकृतिक संसाधन। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि ये चीज़ भी आगे आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन और सामाजिक संसाधन। तो नहीं, हमारा जो धाड़ी विकास है वो जो धाड़ी विकास है वो सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों की बात करता है, ना कि उसे जो है सामाजिक, भौतिक एवं और जो है औद्योगिक, इन संसाधनों से धाड़ी विकास का कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो धाड़ी विकास है वो हमेशा प्राकृतिक संसाधनों की ही बात करता है, प्राकृतिक संसाधनों के ही संरक्षण की बात करता है जो प्रकृति प्रदत्त है। ये अच्छे से आपको पता रहे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारत में धाड़ी विकास के संदर्भ में, देखिए यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में धाड़ी विकास के संदर्भ में विद्युत का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो कोई न कोई आपके पास एक ऑप्शन होगा, तो उसमें सौर ऊर्जा को आप ले सकते हैं, या पवन ऊर्जा होगी, या जल विद्युत ऊर्जा, कोई एक होगा। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा धाड़ी विकास के हिसाब से अगर जो है जो सर्वोत्तम विद्युत का यदि कोई अच्छा स्रोत है तो वो है आपका जल विद्युत ऊर्जा। यानी जल विद्युत ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा का धाड़ी विकास के हिसाब से सबसे अच्छा सर्वोत्तम स्रोत भारत के अंतर्गत माना गया है। आगे है देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में एजेंडा 21 जारी किया गया था, वो रियो डी जेनेरियो जगह पे ये 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है, जहाँ पे जो है धाड़ी विकास को पूर्ण रूप से समर्थन मिला था। यानी धाड़ी विकास को कब पूर्ण रूप से समर्थन मिला इस मुद्दे को, तो 1992 में मिलता है, रियो डी जेनेरियो जगह पे ब्राजील में है, और एजेंडा 21 के अंतर्गत इसे स्थान दिया गया। ठीक है, आगे है वैश्विक सतत विकास सूचकांक। देखिए ये ध्यान में रखना है, ये ग्लोबल जो इंडेक्स है यानी वैश्विक सतत विकास सूचकांक 2022 की रिपोर्ट में 163 देशों में भारत का 121वां स्थान है। यानी 2022 में ये सूचकांक जारी किया जा चुका है, इसमें भारत का 121वां स्थान है 163 देशों में वैश्विक सतत विकास सूचकांक में। तो ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। इसके पहले जो है एक पायदान ऊपर था, 120वें स्थान पे था, लेकिन अब एक स्थान नीचे चला है, यानी 121वें स्थान पे है। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2002 को, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है आवश्यकता अनुसार कुछ वर्षों को जो है एक स्पेशल जो है वर्ष के रूप में घोषित करता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 2002 को जो है सतत धाड़ी विकास वर्ष के रूप में पूरे दुनिया में घोषणा की थी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था सन 2002 में धाड़ी विकास को लेकर के। आगे क्वेश्चन है पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना, ध्यान देना, यानी पर्यावरण एक विभाज्य नहीं, पर्यावरण बल्कि एक अविभाज्य जो है समष्टि है जिसकी रचना भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों
वाले पारस्परिक समूह से है। तो ये पर्यावरण के अंतर्गत आप कहने का मतलब भौतिक हो गया, जैविक हो गया एवं सांस्कृतिक, इनके परस्पर जो आपस में जो इनका जो एक कोलैप है, जो इनका परस्पर संबंध है, यही आपका पर्यावरण का मेन है, यही पर्यावरण है। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सामान्य क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। जो सौर विकिरण है, जो सूर्य की जो ऊष्मा है, इसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चीज में है। कहता है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, नाइट्रोजन चक्र। तो देखिए, जो ऊष्मीय विकिरण की जो सर्वाधिक भूमिका है वो जल चक्र में है। अगर ये ऊष्मीय विकिरण जल की सर्वाधिक भूमिका जल चक्र में है, क्योंकि जल चक्र के माध्यम से ही इस पृथ्वी पर, इस पूरे पृथ्वी पर आपको पता है वर्षा होती है। जल चक्र की बहुत बड़ी भूमिका है। तो जल चक्र का, सौर विकिरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव किसके ऊपर है भाई, जल चक्र के ऊपर। अगला सवाल है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो जो वर्षा होती है वो सर्वाधिक किस पे डिपेंड करती है, तो वो नमी, वायुमंडल में नमी पे डिपेंड करती है, यानी वायुमंडल की ह्यूमिडिटी पे, यानी वायुमंडल की आर्द्रता पे। वायुमंडल में कितनी आर्द्रता है, कितनी नमी है, इसी पे जो है वर्षा डिपेंड करती है। ठीक है, तो वर्षा की मात्रा डिपेंड करती है आर्द्रता को लेकर के। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल के चारों ओर, देखिए जो वायुमंडल के जो चारों ओर गैसों का समूह है, यही तो वायुमंडल आपका कहलाता है। और वायुमंडल क्या है, एक गैसों का मिश्रण है। और यहाँ पे ध्यान देना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वायु क्या है। तो जो वायु होती है ना, वो एक गैसों का मिश्रण है। और बात करें अगर हम जो है जल की, तो जल एक यौगिक है, जल एक यौगिक है और वायु एक मिश्रण है, ध्यान में रखना है। और सर्वाधिक वायुमंडल में आपको पता है कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। बहुत ज़्यादा आपसे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा जाता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, तो वह 0.036, कहीं कहीं आपको 0.00033 मिलेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो आप ऑप्शन में आपके होगा उसी को आपको टिक करना है। अब कहता है कि आदर्श गैस, जितनी भी नॉवेल गैसें होती हैं, जो आदर्श गैसें होती हैं, जिसे आप निष्क्रिय गैस के नाम से जानते हैं, कहता है कि कौन ऐसी निष्क्रिय गैस है जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती। कहता है हीलियम है, नियान है, आर्गन है, रेडान है। तो हीलियम भी पाई जाती है, नियान भी पाई जाती है, आर्गन भी पाई जाती है, रेडान नहीं पाई जाती। वायुमंडल में रेडान आपकी नहीं पाई जाती है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि यदि पृथ्वी पर पूरी वनस्पतियां, यानी जो भी पेड़ पौधे हैं, यदि उन्हें नष्ट कर दिया जाए तो आखिरकार किसकी सर्वाधिक कमी महसूस होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक कमी जो महसूस होगी वो ऑक्सीजन की, यानी हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और एक जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। और एक चीज ध्यान देना है, कई बार एक यह भी प्रश्न पूछा गया है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो श्वसन के दौरान कौन सी गैस लेते हैं। तो कोई पेड़ पौधा हो या कोई भी जीव हो, यदि वो श्वसन क्रिया करता है, सांस लेता है, तो उसे हमेशा जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन ही चाहिए। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे है, एक का संबंध कहता है कि पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, यानी किसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। कहा जा रहा है धारणीय विकास, भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का संबंध पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के है। वातानुकूलन की बात हो रही है, तो वातानुकूलन का भी संबंध पर्यावरण, यानी वातानुकूलन का सीधा प्रभाव पर्यावरण पे पड़ता है। और आगे है कागज का थैला, इसका भी प्रभाव है भाई। यदि आप कागज के थैले का प्रयोग करते हैं तो यह पर्यावरण के लिए अनुकूल है, क्योंकि ये गल जाता है और इसका चक्रीकरण किया जा सकता है। आगे है गरीबी को कम करना। तो देखिए, गरीबी को कम करना जो है ये पर्यावरण
के अनुकूलन मुद्दा, यानी यह जो है पर्यावरणीय सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता। पर्यावरणीय सुरक्षा में गरीबी का मुद्दा नहीं है। हाँ, गरीबी को कम करना मुद्दा है धारणीय विकास के अंतर्गत। हमारा धारणीय विकास जो है गरीबी के मुद्दे पर भी काम करता है, लेकिन पर्यावरण का जो मुद्दा देखा जाए यानी पर्यावरण सुरक्षा के अंतर्गत गरीबी नहीं है। आगे, भारत के किस राज्य में हरित गृह कृषि प्रारंभ की गई है, यानी ग्रीन हाउस लगा करके जो है प्लांट तैयार यानी हरित कृषि प्रारंभ की गई है, तो वो आपका राज्य पंजाब है। ठीक है, पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हरित गृह कृषि यानी पॉली हाउस लगा करके ये चीज़ें खेती की जाती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ बनाई गई है? भाई, कौन ऐसा देश है जो अपने यहाँ जो है प्रकृति को संरक्षित करने के लिए, पेड़ पौधों को बिल्कुल उनकी संरक्षा के लिए आर्मी बना रखी है, जिसे ग्रीन आर्मी के नाम से जाना जाता है? तो वो आपकी ऑस्ट्रेलिया है। आगे चलते हैं हम लोग। इको मार्क बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। ये दो मार्क होते हैं, एक होता है एग मार्क और एक होता है इको मार्क। देखिए, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति जो है मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखते हैं, यानी वो पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते, वे पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखते हैं। तो भारत ऐसे भारतीय उत्पादों को इको मार्क प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण के प्रति बिल्कुल एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखते हैं। अगला जो सवाल है, आप एग मार्क को भी समझ लीजिए कि एग मार्क क्या होता है। तो जो एग मार्क होता है, जो अच्छे गुणवत्तापूर्ण जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें दिया जाता है, जैसे कोई मसाला हो गया या तमाम प्रकार की जो खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं उनको जो टैग दिया जाता है वो एग मार्क। एग मार्क अलग है, इको मार्क अलग है। इको मार्क का संबंध सीधा जो है पर्यावरण को लेकर के है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने वाले उत्पाद को लेके है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है। देखिए, जो नगरीकरण हो रहा है, चाहे बहुत ज़्यादा औद्योगिकीकरण हो रहा है, तो नगरीकरण औद्योगिकीकरण में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है पेड़ पौधों की कटाई होती है और पहाड़ों की भी कटाइयाँ, एक तरह से पहाड़ों का भी एक तरह से उसकी कटाई होती, मतलब कटाई करते हैं। तो कटाई क्या, उसे हम जो है वो करते हैं। तो आगे है प्रश्न आपका है, नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है। कहता है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए। तो इन सभी के लिए, कहने का मतलब जो हमारा नगरीकरण है चाहे औद्योगिकीकरण है, यह इन सभी के लिए हानिकारक है। एक तो संतुलित विकास के लिए, और दूसरा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, और जैव विविधता के लिए। क्योंकि जैव विविधता के लिए क्या है कि जैव विविधता के लिए भी ये हानिकारक है आपका, क्योंकि जो जीवधारियों का जो प्राकृतिक आवास होता है उसे ही विनष्ट किया जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था, यानी जो हमारा उत्तर भारत है उसकी अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्या है, यानी रीढ़ क्या है, तो वो है हमारी गंगा नदी। दूसरा हमारा सवाल है कि मिस्र किसकी देन है? तो मिस्र जो है वो नील नदी की देन है, यानी मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। और जो हमारा पश्चिम बंगाल का शोक, यानी कौन ऐसी नदी है जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? तो वो दामोदर नदी है। और बिहार राज्य का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि कब वो अपना मार्ग किधर बदल ले इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। साथियों, मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो भी सवाल लिए गए हैं सारे सवाल अच्छे हैं। आपको एक बार इसका जो है पुनरावृत्ति कर लेना है, नोट बना लेना है, और इससे जुड़े सवाल आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर आएंगे साथियों। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम पर्यावरण की 5-7 वीडियो बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित मैं बना करके हर विषय पे मैं बनाऊंगा, हर भूगोल पे भी बनाऊंगा, इतिहास पे भी होगा। लेकिन इस तरीके की 5-7 वीडियो के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने भी होंगे वो मैं देने का आपको काम करूँगा। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथियों जो है हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।